क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, SSC वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के गाइड में, अंडर गाइड में होता है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 11th क्लास। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं उसका क्लासिफिकेशन करना और उसके प्रॉपर्टीज को किस तरह से वो चेंज होता है, क्या उसका ट्रेंड होता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ पहले। ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है इस चैप्टर का मेन थीम, ये चैप्टर क्यों बनाया गया, क्या एम है इसका, क्या मोटिव है इस चैप्टर का, वो पहले मैं बताता हूँ। शुरुआती दिनों में बताते हैं कि 1800 से पहले उस वक्त जो एलिमेंट थे बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा नए नए एलिमेंट्स का डिस्कवर होने लगे। और नए नए जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स का अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, उनका अपना एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता था। तो कैसे एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ, मैं एक थोड़ा सा दे रखा है, वो मैं बताता हूँ कब कितने एलिमेंट्स से। बताते कि 1800 सेंचुरी के आसपास 31 एलिमेंट्स थे, लेकिन वो 1865 तक जाते जाते 63 एलिमेंट्स हो गए। और अभी आज की डेट में 118 एलिमेंट्स है। वैसे NCERT में 114 दे रखा है, 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में दे रखा है। तो कब कब कितना एलिमेंट्स था मैं लिखता हूँ। क्या बताते हैं कि 1800 के आसपास 31 एलिमेंट्स थे, और 1865 तक जब पहुंचते पहुंचते 63 एलिमेंट्स हो गए, इतने एलिमेंट्स हो गए। और अभी जो है NCERT के बुक के हिसाब से अगर देखेंगे तो 140 एलिमेंट्स है बुक के हिसाब से, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे तो 118 एलिमेंट्स दे रखा पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जब ये एलिमेंट्स का, जैसे एक एलिमेंट है मान लो कॉपर ही है, तो कॉपर का अपना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और उस तरह से कॉपर किस किस से रिएक्ट करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स कॉपर के होते हैं। तो उस कॉपर के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उस कंपाउंड के क्या प्रॉपर्टीज होंगे, इस तरह के चीज़ें होने लगी। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली प्लस इसके साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो गए हर एलिमेंट्स के। अब उसमें हर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज को, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद करना, याद रखना मुश्किल होने लगा, डिफिकल्ट होने लगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज इसके उसके जाके मैच करने लगा, उसकी प्रॉपर्टी उसमें बोलने लगे, तो वो मिक्स मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, और सबका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जब ऑब्जर्व करने लगे तो पता चला कुछ उससे मिल रहा है, कुछ उससे मिल रहा है, कुछ उससे मिल रहा है। तो वो एक तरह का हॉट पॉट टाइप का सिचुएशन हो गया। एक ऑर्डर में नहीं मिल रहा था कि कोई एक ट्रेंड मिले, कोई एक ऑर्डर मिले, कोई एक सिस्टमेटिक तरीका समझ में आया। तो उस वक्त के जो केमिस्ट थे उन्होंने एक कोशिश करना शुरू किया कि इस एलिमेंट्स को जो इतने डिस्कवर हो रहे हैं, इनके जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाए कि इनको याद रखना बिल्कुल इजी हो जाए, और एक सिस्टमेटिक तरीके से इन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए ताकि लोगों को पढ़ना और समझना आसान हो जाए। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने वक्त में कोशिशें की है, जिनमें कुछ का नाम बहुत पॉपुलर रहा है। मैं पहले उनका नाम लिखता हूँ,
फिर उसके बाद उन्होंने कौन-कौन से कंसेप्ट पे काम किया, मैं फिर उसको बताता हूँ। तो किन लोगों का कंट्रीब्यूशन यानी इस क्लासिफ़िकेशन में किनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस रहा है, यानी सक्सेस रहा तो एक अलग चीज़ है और एक होता है सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन रहा है क्लासिफ़िकेशन में। तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंस कौन-कौन से ऐसे केमिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपना एक वर्क किया, हार्ड वर्क किया क्लासिफ़ाई करने के लिए। बहुत लोगों का तो पता ही नहीं चला क्योंकि उनका वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं बना, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा काम था जो बाद में रियलाइज़ किया गया। उसको लोगों ने पढ़ा, समझा और महसूस किया और वो बहुत कंट्रीब्यूट किया चीज़ों को समझने में और किसी न किसी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाए, तो वो वजह भी समझ में आएगी क्यों सक्सेस नहीं हो पाए। कितनी बात सुनिए, तो पहले मैं कुछ जो प्रोमिनेंट जो केमिस्ट हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन मेमोरेबल है जिसको हम लोग याद रखते हैं, पहले मैं उनका नाम लिखता हूँ, फिर उसके बाद उनके काम बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स? ओके, मिटाते हैं इसको। ये कुछ साइंटिस्ट ये कुछ केमिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर बनने से पहले इन सबों ने अपने-अपने काम से क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन किया था। जिसमें सबसे पहला नाम आता है जर्मन केमिस्ट जॉन डे बोर्नियर। ये ये 1800 शुरू के 1800 जो सेंचुरी था उसमें शुरुआती दिनों में इन्होंने काम किया था और वहाँ पे जो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, जो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन किया था और उस ऑब्जर्वेशन को समराइज़ करने के बाद एक लॉ दिया था, उसका नाम था ट्रायड लॉ। उन्होंने दिया था। इन्होंने जॉन डेबने ने क्या था डिटेल में आगे बता रहा हूँ अभी, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो ऑब्जर्वेशन आया, उसका नाम रखा उन्होंने ट्रायड लॉ। इसी तरह से दूसरा जो साइंटिस्ट है फ्रेंच जियोलॉजिस्ट एईबी चैन कोर्टवाइस, ठीक है? ये 1862 में इन्होंने भी काम किया है और क्लासिफिकेशन के लिए, मगर इनका काम उतना बड़ा अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा। थोड़ा योगदान था, थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो था, मगर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। मगर इनका अपना एक वर्क तो था उसमें, तो ये उतना ज़्यादा इनका कोई नाम नहीं दे पाए उस लॉ का। इसी तरह से तीसरे आते हैं इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। ये अलेक्जेंडर न्यूलैंड ये 1865 के आसपास ये इन्होंने काम किया अर्ली से इन 1865 में और इन्होंने जितना काम किया था उसका जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन आया उसका नाम रखा है उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब ये है कि जब उन्होंने अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो क्या देखा गया, ऑक्टेव का मतलब 8 होता है, 8। तो क्या देखा कि जो 8 एटॉमिक मास के हिसाब से जब अरेंज करने लगे, तो 8वें मास का जो 8वां एलिमेंट होता है, उसके पहले की तरह सिमिलर होता है, पहले एलिमेंट की तरह सिमिलर होता है। इसको मैं डिटेल में भी बताऊँगा आगे। तो ये था तीसरा जो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इनका भी अच्छा योगदान है, इनका नाम है, जो उन्होंने काम किया है। इसी तरह से रशियन केमिस्ट आते हैं डी मेंडलीव 1834 से लेके 1907। ये इन्होंने डी मेंडलीव का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, वो अर्ली यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले इनका काम बहुत ही अच्छा रहा है और सराहना रहा है, बहुत अच्छा रहा है, सक्सेसफुल रहा है। ये तो सभी लोग कहीं न कहीं जाके रुक गए, कहीं न कहीं उनके काम रह गए, लेकिन इनका डी मेंडलीव का जो वर्क था वो एक पीरियोडिक फॉर्म में आया, एक पीरियोडिक फॉर्म में उन्होंने अरेंज करके दिखाया, उसकी मैं डिटेलिंग कराऊँगा अभी। तो उन्होंने पीरियोडिक फॉर्म में समझाया, बनाया, लगाया है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, तो अभी मैं डिटेल बताऊँगा। और उसी तरह से ये एक आते हैं साइंटिस्ट जर्मन केमिस्ट लुथर मेयर 1830 से लेके 1895 तक ये रहे हैं और इन्होंने भी एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया है, मगर इतना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कोई हेडिंग नहीं बना पाए, जो रिमार्केबल काम नहीं कर पाए। एक वर्क तो किया था, मगर एक ऐसा रहा कि पहचान के लायक, कोई लॉ के लायक, जैसे इनका नाम है, इनका नाम है, इस तरह से कोई इनका नाम नहीं रहा, कोई लॉ नहीं बना पाए, ठीक है? तो ये थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले के लोग जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, सिंपल फॉर्म में अरेंज करना, ताकि वो सिस्टमैटिक तरीके से उसे याद कर सकें, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना ताकि वो ईज़िली याद कर सकें, हम लोग मेमोराइज़ कर सकें। हर एक-एक एलिमेंट को याद करने के बजाय कुछ ग्रुपिंग कर दिया गया, करने में कोशिश किए। तो ये लोग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली काम किए हैं।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे एक-एक साइंटिस्ट का जिन्होंने काम किया और जिनके नाम से कोई टाइटल है। जैसे ये जर्मन केमिस्ट है जॉन डे बोर्नियर, ये 1800 में काम किया, इनका नाम है ट्रायड लॉ, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इनका चूँकि कोई बहुत नाम नहीं है तो इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरे में लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसी तरह से रशियन केमिस्ट डी मेंडल का ये पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया है। इनको तो लाइव दिया कि यहाँ से रहे यहाँ तक, यहाँ पे इनका लास्ट हो गया, 1907 में ये डेथ हो गई इनकी। ठीक है, तो इनके काम है तो इनको हम लोग एक-एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ये बात समझ में आ गई, मिटा दें इसको, आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ट्रायड लॉ को समझते हैं। ठीक है, ये डॉबेनियन ट्रायड लॉ हम लोग करने जा रहे हैं डिटेल में। क्या बताया कि उस वक़्त 1800 के टाइम में जिस वक़्त एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी उस वक़्त एटम को ही छोटा मानते थे। अब तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज की डेट में हम लोग के एटम के अंदर दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, न्यूट्रॉन होता। आज की डेट में हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग 2024 में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब, लेकिन 1800 आज से 224 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक़्त एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, तो वहाँ पे जो है उसकी जो क्लासिफिकेशन हो रहा था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से कि कौन कितना वज़न रखता है, उसके हिसाब से उसको अरेंज कर रहे थे। हर लोगों ने अपने-अपने तरीके से अरेंज करने की कोशिश की। इन्होंने भी अपना एक तरीका सा अरेंज किया और क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और क्या उनको ऑब्ज़र्वेशन आया कि जब कभी भी एटॉमिक मास को एक इंक्रीज़िंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो क्या देखते हैं कि 3 एलिमेंट का आपस में एक रिलेशन है। 3 एलिमेंट का आपस में एक रिलेशन है कि पहला और तीसरे का जो मास है, उनको अगर मीन मास निकाला जाए, यानी पहला और तीसरे को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, तो मीन मास निकालेंगे, तो वो जो बीच का एलिमेंट का मास होता है, बीच का एलिमेंट का मास होता है। अब उस एलिमेंट का जो केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं, वो उन दोनों के बीच का ही केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आता है। उसके हिसाब से कुछ एलिमेंट का उन्होंने ऑब्जर्व करके टेबल बना के दिखाया। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे जो एलिमेंट उन्होंने जो बना के दिखाया है, मैं उस लॉ को दिखाता हूँ। मतलब उस एलिमेंट्स के बारे में दिखाता हूँ कौन-कौन से एलिमेंट उन्होंने कहा है। तो ट्रायड लॉ में एवरेज एटॉमिक मास का जो फ़ॉर्मूला दिया, ये इन्होंने ये दिखाया ये कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, कोई जो बीच का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट, उसमें का जो सीरीज में 3 का जो सीरीज बनाया उसमें पहले, और एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड का, दोनों को मास को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बीच वाले का एटॉमिक मास आएगा। ये ट्रेंड उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब जैसे इसमें आता है जैसे ये दे रखा हमारा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। इसका जो एटॉमिक मास है ये 7 है और ये पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है ना 39 है। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 7 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। अब इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसको कैसे निकाला गया, इन्होंने क्या किया इसका कि पहले और तीसरे को प्लस कर दो, पहले और तीसरे को प्लस कर दिया और ये 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया हमारा 46 डिवाइडेड बाई 2, 23। यानी सोडियम का एटॉमिक वेट जो होगा वो 23 होगा। और ऐसा होता है कि सोडियम का 23 ही होता है। तो क्या देखा गया कि इस 3 एलिमेंट में आपस में एक रिलेशन मिला है, यानी पहले और तीसरे को मास को प्लस एटॉमिक वेट को प्लस करके 2 से जब डिवाइड करते हैं तो बीच वाले के एटॉमिक वेट के बराबर हो जाता है। अच्छा, सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, लिथियम से थोड़ा ज़्यादा और पोटेशियम से कम, यानी इनके दोनों के बीच में आता है। इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया और कौन-कौन से एलिमेंट को इस हिसाब से अरेंज किया है, वो उस टाइम में वो दे रखा, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कौन-कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास को उन्होंने अरेंज किया है। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इसमें क्या देखा, ये इसका कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है 40 एंड बेरियम का 137। जब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा हमारा 88। कितना आ जाएगा ये 88, ये दे रखा है ये स्ट्रोंटियम का। एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में, आप देख सकते हो वहाँ पे। ऐसे सब क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक वेट होता है, आयोडीन का 127, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 80 आएगा। तो ये एक ट्रेंड उन्होंने ऑब्जर्व किया डुबोनिया ने। डुबोनिया ने ये एक
डोबेनियन ने ये एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया और कुछ एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई किया, मगर जो उस वक्त के एलिमेंट अवेलेबल थे यानी जो मिलते थे, उन सारे एलिमेंट में ये ट्रेंड वैलिड नहीं था। तो कुछ कोशिशें तो की उन्होंने, मगर सब में वैलिड नहीं था, इसलिए वो वर्क वहीं पे रुक गया। ठीक। उसके बाद जो दूसरा नंबर हमने बताया था, ए.ई.बी. चंद कोटियस, उनका भी काम था एटॉमिक वेट से, उन्होंने भी सब अरेंज किया, मगर उतना सिग्निफिकेंट नहीं था। तीसरा जो नाम आता है जो मैंने लिख रखा है उसमें, वो है अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, जो इंग्लिश केमिस्ट थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने कौन सा कंसेप्ट दिया था? ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने देखा क्या कि जब हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट से अगर ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि एटॉमिक वेट पहले कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे अरेंज करते हैं, तो जो उस ऑर्डर में 8वें नंबर का जो एलिमेंट आता है, उसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले की तरह मिलता है, वो पहले वाले की तरह मिलता है। ये एक टेबल दे रखा है, ये मैं अभी आपको टेबल दिखा दूंगा उसको मैं, और वो टेबल में पूरा मैं समझा दूंगा। तो क्या देखा गया कि जो 8वां एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी जो है ना पहले से मिलता है, और इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। लेकिन उनके जो एक्सटेंट थे वो कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाए। कैल्शियम का अभी अगर हम लोग देखेंगे तो एटॉमिक जो नंबर होता है वो 20 होता है। पहले में ये एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले ये सब एटॉमिक नंबर का चक्कर नहीं था, लेकिन कैल्शियम तक उन्होंने अरेंज किया। ये टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल में दे रखा है, ये देखिए मैं ये बता रहा हूँ, ये एलिमेंट दे रखा है। ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के हिसाब से जो टेबल दिया हुआ है, ये हमारा टेबल दे रखा है, देख रहे हैं आप लोग। ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इसका एटॉमिक मास देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है। और इसके बाद जो एटॉमिक मास आता है, ये 7 एलिमेंट्स हो गए। ये 7 एलिमेंट्स गिन लेंगे, देखिए 7 एलिमेंट्स हैं। ये 7 एलिमेंट्स हो गए। लिथियम टू फ्लोरीन अगर जाएंगे तो 7 एलिमेंट्स हो गए। जो 8वां एलिमेंट है सोडियम, उसका एटॉमिक मास 23 है, ये देखिए 23 है, लेकिन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो लिथियम से मैच कर जाता है, तो इसीलिए सोडियम को लिथियम के नीचे रखा गया है। इसी तरह से मैग्नीशियम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बेरिलियम से मैच कर जाता है, और इसी अल्मुनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किए गए, देख रहे हैं आप लोग। पे बुक में भी एनसीईआरटी के बुक में भी टेबल दे रखा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये कैल्शियम तक इन्होंने अरेंज कर दिया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, मगर इसके बाद के जो एलिमेंट थे जिसका एटॉमिक मास से ज़्यादा था, मगर वो ऑक्टेव लॉ के हिसाब से रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हो रहा था, तो इसीलिए यहीं तक ये काम रुक गया, और उसके बाद ये इनका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इन्होंने इतना ही कंट्रीब्यूट किया कि लगभग ये कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया, और इसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट थे उस पर काम हुआ, उन्होंने किया है।